हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में दो टॉपिक डिस्कस किए। एक मध्यकालीन भारत को लेकर के कि मध्यकालीन भारत क्या है, उसका प्राचीन काल, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से क्या संबंध है, किस तरीके से संबंध है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। और दूसरी क्लास में हमने चर्चा की थी कि आखिर मध्यकालीन भारत में सामंतवाद और राजपूत काल का जो समय है उस पर चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के तीसरे टॉपिक पर, वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। और इसमें हम बात चर्चा करेंगे कि अब भारत में 712 AD से लेकर के अंतिम समय तक, अहमद शाह अब्दाली तक, कौन कौन मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आक्रमण किए थे और उनका आक्रमण क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और उसका प्रभाव क्या पड़ा। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और चलिए, आज हम लोग इस मुद्दे पर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि मध्यकालीन भारत आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आधुनिक भारत का कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। इतिहास पहले ही आप लोगों ने एक मिथक बना रखा है कि इतिहास एक तथ्यों का संग्रह है, फैक्ट्स हैं। कौन याद करेगा उनके जीने मरने के डेट और उनके नाम। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें उतना नहीं जानना है। बस ध्यान रखिए, यूपीएससी आपसे फैक्ट नहीं पूछता है, यूपीएससी आपसे कंसेप्ट पूछता है। और मैं उसी कंसेप्ट के लिए आपको तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपना कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। आपने जो सपना बना रखा है, आपका जो सपना है आईएएस बनने का, उसमें आपका ये जो टॉपिक है एक सहयोग करे और आप आगे बढ़ें, सफल बने। और सफल बनने के साथ साथ एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने। केवल सफल नहीं बनना है, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी वो होता है जिसको अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपनी व्यवस्था की सही जानकारी होती है। और सही जानकारी के लिए, सही रणनीतियों के लिए हमें अपना पास्ट यानी कि अपना इतिहास बखूबी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिससे कि हम वर्तमान को समझ सकें और आगे की रणनीति बना सकें। मेरी बात समझ में आई दोस्तों? यही है आपका असली मुद्दा। तो चलिए, आज हम बात करते हैं भारतीय जो मध्यकालीन इतिहास है उस पर। भारत पर जो मध्यकाल की शुरुआत में मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए थे उनको लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं। ये देखेंगे कि मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, किस तरीके से भारत पर पश्चिमी क्षेत्र से भारत की तरफ ये आकर के भारत में प्रवेश करते गए और भारत को रौंदते चले गए। अब मैं आगे की जो व्यवस्था है उस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, कैसे कैसे, किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, ठीक है ना, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आ जाइए, देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत पर कितने मुस्लिम आक्रमणकारी किस किस तरीके से आए थे, कौन कौन से ग्रुप के थे, इसको हम देखते हैं। और इसमें देखेंगे तो सबसे पहले अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और तैमूर, ये भारत पर आए। उसके बाद देखेंगे मुगलों में बाबर और अफगानिस्तान से आपके नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आए। ध्यान रखिएगा, इनमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, इनमें से केवल बाबर को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति भारत में अपना शासन स्थापित करने नहीं आया था। इवन बाबर भी नहीं आया था शासन स्थापित करने। ध्यान रखना, बाबर भी नहीं आया था, लेकिन उसने यहां की जब व्यवस्था देखी तो यहीं उसने बसने का निर्णय कर लिया था, बोले यहीं रहेंगे, ठीक है ना। अब आक्रमण करने से पहले मैं दो चीजें और आपको बताना चाहूंगा, उस चीज को ध्यान रखिएगा।
मैं डिस्कस करूंगा कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए, स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिम जो साम्राज्य है वो अरब देशों में, अरब में विकसित हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो देश हमारे पश्चिम में पड़ता है, इसलिए वो उन क्षेत्रों में विकसित होते चले गए और वहां से भारत की तरफ आए। ठीक है ना, भारत की तरफ आते चले गए और इसमें देखेंगे कि उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया, कहां से किया, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा कि इनके जो इन्वेजन हुए, मुस्लिम इन्वेजन, मुस्लिम आक्रमण, वो ये क्षेत्र है, यहां से ये भारत की तरफ आए हैं। ठीक है ना, और मैंने लिखा है कि आने के दो मुख्य कारण थे, एक भारत की धन संपत्ति को लूटना और दूसरा कारण भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ये दो मुख्य कारण हैं। मुख्य कारण एक है, दूसरा कारण उसका सेकेंडरी कॉज है। ठीक है ना, ये मैंने आपको एक लाइन बता दिया। बात आती है क्या ये सही है और धन संपत्ति लूटने ही क्यों आए? एक चीज समझिएगा, राजतंत्र जब होता है, राजा महाराजा जब होते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वो अपना युद्ध करते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, केवल लूटने के लिए तो नहीं जाते, है कि नहीं? भारत में भी बहुत सारे शासक हुए, उन्होंने दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण किया। वैदिक काल से लेकर के पूरे भारत में बहुत सारे राजा महाराजा हुए, उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश की। शायद ही कोई होगा जिसने केवल लूटने के लिए आक्रमण किया हो, शायद ही कोई होगा। लेकिन ये जो लोग आए, ये सिर्फ लूटने के लिए आए थे, इनका मुख्य कारण यही था, और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, ये इनका सेकेंडरी कॉज था। अब बात आती है कि भारत को ही लूटने क्यों आए? ये यूरोप में क्यों नहीं गए या अफ्रीका में क्यों नहीं गए? कारण है कि भारत, सोचिएगा, मौर्य काल के बाद, मौर्योत्तर काल से उसका जो संबंध है, समझना, भारत का चाइना से होकर के वो लोग यहां से पूरे रोम साम्राज्य तक एक रूट बनाया था, जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्क रूट। क्या बनाया था? सिल्क रूट बनाया था, रेशम मार्ग। और रेशम मार्ग के माध्यम से हम चाइना से कच्चा रेशम यहां लेते थे और यहां पर उसका हम माल का उत्पादन करते थे, रेशम से कपड़े बनाते थे और उसको रोमन साम्राज्य में जाकर के बेचते थे, और बदले में क्या लेते थे? सोना, और देते क्या थे? रेशम के कपड़े। इसकी वजह से, इस व्यापार की वजह से भारत में बहुत सारा सोना आया, बहुत सारा सोना। लोग समृद्ध होते चले गए, बहुत सारी चीजें अच्छी होती चली गई, बहुत पैसा आया। और आप अच्छे से जानते हैं, प्राचीन काल में थोड़ा सा पढ़ा हो आपने, तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, इंडो ग्रीक्स ने आकर के पहली बार सोने के अपने नाम और चित्र वाले सिक्के चलाए। ठीक है ना, गुप्तों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए, हालांकि उनकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन बहुत चलाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भारत एक सोने की चिड़िया बनता चला गया अपने व्यापार की वजह से। बाद में जाकर के रोम ने क्या किया? ये रोम है, रोमन साम्राज्य यानी यूरोप, रोम ने चाइना से रेशम को बनाने की कला सीख ली, तो वो खुद उत्पादन करने लगे। ध्यान रखना, इस तरीके से सामंती युग में जाकर गुप्त काल के बाद हमारा जो व्यापार है थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन भारत अपने आंतरिक स्तर पर धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन सामंती युग में व्यापार फिर भी काफी कम हो गया था, मैंने आपको डिस्कस भी किया था। बात यह आती है कि लेकिन यहां पर जो सोना आया था वो कहीं गया नहीं, और लोग अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म और अन्य धर्मों को दिल खोल के दान दे रहे थे, देते थे।
और ऐसी स्थिति में लोग अपने घरों में भी सोना चांदी रखते थे, अपने किलों में भी रखते थे, और सबसे ज्यादा वो मंदिरों को दान देते थे और मंदिरों में रखा जाता था। इवन पता तो यहां तक चलता है कि मंदिर जो है एक बैंकर या बैंक की तरह काम भी करते थे, जहां पर आप अपनी धन संपत्ति को रख सकते थे। दक्षिण भारत के मंदिर आपको पता है बैंक की तरह काम करते थे, ब्याज में पैसा लेना और देने का काम भी करते थे। वो लोग दूसरों को पैसा उधार देते थे, उनका पैसा जमा भी करते थे। दक्षिण भारत के मंदिर हैं। उत्तर भारत में हम अपना कीमती सामान जो होता था, कुछ जगह पता चलता है, कुछ एविडेंस मिलते हैं, तो वहां पर जाकर के हम अपना सोना चांदी वहां पर रख आते थे, सुरक्षित माना जाता था। और दान दक्षिणा तो हम देते ही थे, आज भी बहुत देते हैं। आपने नाम सुना होगा दक्षिण भारत का तिरुपति बालाजी मंदिर। मन्नत ही लोग दो चीजों की मानते हैं, एक आपके बाल और दूसरा आपका सोना, कि मैं सोना चढ़ाऊंगा 1 तोले का, 2 तोले का, या मैं मुंडन करवाऊंगा। क्यों? आप में से कोई है ऐसा जिसने ये मान्यता मान रखी हो कि आईएएस बन जाऊंगा तो मैं अपना मुंडन कराऊंगा, या 2 तोले की या 3 तोले की या 1 तोले की सोने की चेन या सोने का छत्र चढ़ाऊंगा मैं? हो सकता है कुछ ने मान रखा हो। क्यों दोस्तों, ऐसा है? देखिए, ये अपनी अपनी भक्ति पर निर्भर करता है, आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, ठीक है ना। मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन समझ लीजिए। तो आखिर इन मंदिरों में ये सोना चांदी बहुत इकट्ठा था, और भारत में सोना था। ये बात अरब देशों में, जहां पर चारों तरफ रेगिस्तान है, सोचिएगा, अरब देश ये रहे, ध्यान रखना, अरब देश यहां पर है, सोचिएगा, ये रहा। और चारों तरफ क्या है? आप कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, धूल भरी आंधियां हैं। आज अरब देशों में तेल की वजह से, तेल की खोज की वजह से वहां पर प्रॉस्पेरिटी आ गई है, समृद्धता आ गई है, आज की देन है। लेकिन उस समय तो तेल वेल के बारे में जानते नहीं थे लोग। भेड़, बकरी और ऊंट का पालन करते थे, संसाधन ज्यादा थे नहीं, पानी की समस्या भी वहां बहुत रहती थी। और ऐसी स्थिति में वहां पर इस्लाम का उदय हुआ। और इस्लाम का जब उदय हुआ तो सोचिए कि इस्लाम की जो प्रवृत्ति थी वो ये थी कि एनी हाउ हमें अपने धर्म का प्रसार करना है। इसलिए उन्होंने साम्राज्य बनाया, पूरे केंद्र बने, और उससे बाकायदा सेनाएं बनी, सेनापति नियुक्त किए गए कि जाओ इस्लाम का प्रसार करो, दूसरे देशों पर कब्जा करो, ठीक है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब की मरने के बाद वहां पर अरब देशों में आपने जाना कि वहां पर क्या परंपरा आई थी? खलीफाओं की परंपरा। तो यहां पर कौन बने? खलीफा। और खलीफाओं की मैं पूरी कोई लिस्ट बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो हमारे विषय में नहीं है, ध्यान रखना। मैं सिर्फ एक कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप समझिएगा, ठीक है ना। खलीफा बाकायदा पूरे मुस्लिम जगत के प्रमुख थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद सबसे बड़े, कहा जाए कि धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे। और इनके पास बाकायदा सेना होती थी, इनके द्वारा लोग मान्यता लेते थे, सब काम करते थे। इन्हीं में से ही एक व्यक्ति, इन्हीं का दामाद है, एक खलीफा थे, खलीफा अल हज्जाज, 712 एडी के आसपास में, ठीक है ना। और उनके दामाद थे, जो कहा जाता है कि दामाद थे, या सच है गलत है पता नहीं, लेकिन लोग मानते हैं कि दामाद थे, मोहम्मद बिन कासिम। और उन्होंने पहली बार, सोचिए कि जो सिंधु नदी यहां से निकलती है और यहां करके गिरती है, इस सिंधु नदी के पास में यहां पर एक राज्य था सिंध क्षेत्र का, जिसके राजा थे दाहिर, उस पर आक्रमण किया। पहली बार भारत पर आक्रमण की शुरुआत यहां से मानी जाती है। पहली बार भारत पर आक्रमण की शुरुआत यहां से मानी जाती है, मुसलमानों को लेकर के, ठीक। तो बात यही आती है कि आखिर कारण क्या था। मैं उस पर चर्चा तो करूंगा मोहम्मद बिन कासिम को लेकर के, लेकिन जो असली चीज है वो समझ लीजिए। तो उसके बाद देखेंगे तो आपके हजारों सैकड़ों सालों बाद, अब देखते हैं 100 200 300 साल के बाद में फिर से महमूद गजनबी आता है, मोहम्मद गौरी आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तैमूर आता है, बाबर आता है, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब आते हैं। और इन सब का उद्देश्य एक ही था, क्योंकि इन देशों में, अरब देशों में जब संपत्ति नहीं है
लोगों के पास कुछ खास है नहीं और भारत की समृद्धता के बारे में उन्होंने सुन रखा है कि भारत इतने समृद्ध देश हैं, समृद्ध क्षेत्र हैं भारत की तरफ, तो क्यों ना उन पर आक्रमण करके उनसे पैसा लिया जाए, साथ के साथ इस्लाम का प्रसार हो जाएगा तो अच्छी बात है, वो भी कर लेंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? धन संपत्ति। सिर्फ यही एक मुद्दा था जिसको वो अट्रैक्ट के करने के साथ आ रहे थे, सिर्फ यही चीज। कोई भी हो, बाबर भी आया था या कोई भी आया था, सिर्फ पैसा लूटने के लिए। परिस्थितियां बदली तो सबने अपनी अपनी अलग अलग नीतियां बनाई, अधिकांशतः लौट गए, बाबर जैसे लोग यहां पर कुछ एक रह गए। ठीक है ना? तो यह समझ लीजिएगा। तो कारण समझ में आ गया कि भारत पर आक्रमण क्यों किया, उन्होंने क्यों किया, केवल धन लूटने के लिए। धन लूटने के लिए ही क्यों? क्योंकि उनके पास वो नहीं है, वो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके पास कुछ खास नहीं है। साथ के साथ इस्लाम का प्रसार भी हो जाएगा तो अच्छी बात है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ के चलिए। चीजें समझ में आ जाएंगी तो चीजें याद भी हो जाएंगी, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। बात समझ आए? चलिए अब एक एक करके हम इस पर चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम, हल्का फुल्का फोटो देख लीजिए, बिल्कुल युवा लड़का है। जब भारत पर आक्रमण किया था वो 18-19 साल का था, 23-24 साल 25 साल की उम्र में तो मर गया था। सोचिएगा, यानी जब भारत पर आक्रमण किया उस समय ये मात्र 17 वर्ष का था। समझिएगा, 17 वर्ष, 25 साल की उम्र में ये मर गया था। कैसे मरा था मैं उस पर चर्चा में आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं अरब आक्रमण के तौर पर। बात यह आती है कि हम क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है। इसको पढ़ने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि रोम के साम्राज्य का जो संबंध है वो भारत और भारत से चाइना तक था। अब यहां पर समझ लिए इसके आक्रमण का कारण क्या है, क्यों आक्रमण किया उसने, क्यों। हालांकि मैंने बता चुका हूं, धन और दूसरा इस्लाम का प्रसार, दो कारण मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना? वो तो है ही है, लेकिन तात्कालिक कारण क्या है, उस समय आक्रमण क्यों किया। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि ये इंडिया है, ठीक है ना, और ये रही आपकी सिंधु नदी। और यहां मैंने कहा था कि ये दाहिर का प्रदेश है, सिंध के क्षेत्र में दाहिर का। यहां का राजा कौन है? दाहिर, सिंध का शासक। ठीक है ना? कारण ये था कि ये लोग यहां से आते थे तो अरबी लोग जो है कुछ व्यापार भी करते थे, अरबी व्यापारी बहुत फेमस थे। तो उनमें से कुछ अरबी व्यापारी, व्यापारिक जहाज चलते थे उनके, तो इस नदी से होकर के व्यापार करते थे। ठीक है ना? ध्यान रखना, उस समय हुआ क्या कि इसी क्षेत्र में चाइना के व्यापारी भी आते थे। भाई संपर्क तो थे ही, तो चाइना के व्यापारी भी आते थे। तो सिचुएशन ये हुई थी कि कुछ अरबी व्यापारियों के जहाज को चीन के व्यापारियों ने पकड़ लिया था और लूट ले गए थे। किसने? ध्यान रखना, अरबी व्यापारियों के जहाज को चीनी लोगों ने लूट लिया, लूटा। ठीक है ना? ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में जो अरब का जो खलीफा है अल हज्जाज, ये काफी नाराज हुआ। फिर इसने कहा कि भाई किसके क्षेत्र में लूटा है? दाहिर के क्षेत्र में लूटा है, तो दाहिर से कहो वो इसकी भरपाई करे, या तो उनसे वापस मंगाए या खुद भरपाई करे। दाहिर ने ये सब नहीं किया, इसी वजह से ये दाहिर से नाराज थे।
यही कारण था कि अल हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कारण समझ में आ गया? यह तो था तात्कालिक कारण, लेकिन मूल कारण क्या थे वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। मूल कारण तो धन लूटना ही है और धीरे धीरे इस्लाम का प्रसार करना भी है। दोनों चीजें। क्लियर हो गया? यह मुख्य कारण है। ठीक, समझ में आ गया? तो यह कारण था इनका आक्रमण करने का। एवरीबॉडी इट इज ओके? बहुत आराम से समझिए, जल्दबाजी कुछ नहीं है। हमारे पास भी समय है, आपके पास भी है। हां, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, स्टडी आईक्यू आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक अच्छी व्यवस्था दे रहा है। ठीक है, तो उस चीज को आराम से फायदा उठाइए। एक एक चीज को उठा करके अपने नोट्स तैयार कीजिए, रजिस्टर तैयार कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। मौके का फायदा उठाइए। लोगों को मौके नहीं मिले थे, अब मौके मिल रहे हैं। घर बैठे आप लोगों को सारी चीजें मिल रही हैं। सोचिए, हम जैसे लोग कुछ साल पहले तक सिर्फ पेड क्लास लेते थे, आज आपको सोचिए स्टडी आईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको क्लास दे रहा है। घर बैठ के पढ़िए, अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिल रहे हैं। इससे ज्यादा ऊपर वाले की कृपा और क्या होगी? ये निर्मल बाबा की कृपा नहीं है, ये ऊपर वाले की वास्तविक कृपा है। इसको समझिए और फायदा उठाइए। निर्मल बाबा की सच या झूठ वाली जो भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी कृपा नहीं, ये आपकी ऊपर ईश्वर की कृपा है। आपको अच्छे अच्छे टीचर्स आपको एक जगह मिल रहे हैं और उसका फायदा उठाइए। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने लगन से वीडियो देख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, वो आपको जरूर सफल बनाएगा। बस साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ओके दोस्तों, तो बात कर रहे थे कि यह कारण था चीनी यात्रियों के द्वारा करने का। अब बात आती है कि दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर सिंध क्षेत्र का शासक है, ठीक है ना? और दाहिर जो है, इसकी जो राजधानी है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी राजधानी कौन सी है? अहिंद। और इसके साथ जो युद्ध हुआ था वो हुआ था रावर का युद्ध। रावर का युद्ध हुआ, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना? रावर के युद्ध में ये मारा गया। हारने के बाद, मारा भी गया, हार भी गया। हारने के बाद में इसकी बेबी और इसकी दो बेटियां थी, उन दोनों को अरेस्ट करके खलीफा के पास भेज दिया गया, ठीक है ना? और खलीफा के पास जब भेजा गया तो बाद में जाकर के क्या हुआ ये तो आप समझ सकते हैं, उनके हरम में उनको रख दिया गया, ठीक है ना? लेकिन यहां पर एक कहानी मिलती है, उस कहानी को सुनिएगा कि जो इनकी पुत्री है सूर्या और भानुमति, समझना, दाहिर की, तो अपने पिता का, अपने साम्राज्य का बदला लेने के लिए सोचिए, खलीफा अल हज्जाज को उन्होंने कहा था कि जब उनके सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा था कि हम आपके काबिल नहीं हैं, हमारी इज्जत तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही लूट ली है, आपके सामने तो झूठन पेश किया जा रहा है। ये एक हिस्सा है, एक कहानी है जो कही गई थी। तो ऐसी स्थिति में सोचिए अल हज्जाज ने क्या किया होगा? उसे गुस्सा आया और उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को वहां से गिरफ्तार करके लाया जाए। तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सामने इस तरह से चीजों को पेश किया जाए? तो सोचिए, कहा जाता है कि उसको, मोहम्मद बिन कासिम को यहीं से, सिंध क्षेत्र से ही चमड़े में लपेट करके उसको लाया गया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि उसका दम घुट के मर गया। एक कहानी यह है। लेकिन दूसरी कहानी क्या है? दूसरी जो कंसेप्ट है, दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी है कि अल हज्जाज को वहां से हटा दिया गया खलीफा के पद से, और हटाने के बाद में दूसरे खलीफा वहां पर बने थे। और दूसरे खलीफा ने क्या किया कि अल हज्जाज के जितने भी समर्थक और उसके अपने फॉलोअर थे, जितने भी उसके भरोसेमंद लोग थे, उन सबको गिरफ्तार किया और सबको जेल में डाल दिया। उन्हीं में से मोहम्मद बिन कासिम भी था, इसको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और यातनाएं दी गई बहुत बुरी तरह से। और अंत में 25 साल की उम्र में ये मर गया, 7-8 साल बाद। ये दो कहानियां हैं।
अब दोनों में सच क्या है, झूठ क्या है, ये आपको मैंने केवल सुना दिया है, जरूरत नहीं है याद करने की, बट मान लीजिए, ठीक है ना। अब कहानी आती है कि आखिर इसके बारे में जानकारी मिलती कहां से है। तो ध्यान रखिएगा, दो किताबें हैं। चचनामा एक किताब है, सिंध के क्षेत्र के बारे में जानकारी देती है, और दूसरी है अल बिलादुरू की किताब है, फुतूह उल बलदान। एक व्यक्ति हैं अल बिलादुरी, और किताब का नाम है फुतूह उल बलदान। यह किताब है दूसरी, जिसमें इन सब के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। दोस्तों, इट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो स्रोत क्या है, ये रहे। किसने भेजा था? अल हज्जाज ने। किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्यों किया था, मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है ना। चाइना के द्वारा, चीनी लोगों के द्वारा उनके अरबी जहाज को लूटने की तरह से दाहिर पर आक्रमण किया, क्योंकि दाहिर ने उसको क्या नहीं किया था, कंपनसेशन नहीं दिया था, मुआवजा नहीं दिया था, ठीक है ना। राजधानी ओहिंद, युद्ध कौन सा है, रावर का। यह प्री के लिए भी आपका तैयार हो गया, कहानी कहानी में ही सोचना, कहानी कहानी में ही। बस मैं तरीका यही जानता हूं, रटने की जरूरत नहीं है। कहानी सुनिए, समझिए, दिमाग में सेट कीजिए, सफलता हासिल कीजिए। हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए, ना भी पूछे जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं इसके बाद में, इसके साथ में फिर हुआ क्या। अब इसके बाद देख लेते हैं कि ये मारा गया, सारी चीजें हुई, सब कुछ हो गया, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसमें, हम इस मुद्दे को लेकर के कि आखिर अरब आक्रमण का कारण समझ में आ गया, युद्ध हो गए, अब इसके आखिर परिणाम क्या हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं जाने तो कोई फायदा नहीं। अरब आक्रमण के परिणाम, इसका प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, मैंने पहले ही कहा, मोहम्मद बिन कासिम यहां पर अपना इस्लाम का साम्राज्य स्थापित करने नहीं आया था, वो केवल व्यापार करने आया, मतलब धन लूटने के लिए आया था और व्यापारियों की सुरक्षा करने आया था। तो ऐसी स्थिति में जब इस क्षेत्र को जीत लिया, तो सोचिए कि पहली बार सिंध के क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार हुआ, इस्लाम का प्रसार, पहली बार इस्लाम की शुरुआत हुई। दूसरा, इसी क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लागू किया गया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। जजिया कर पहली बार भारत में लागू किया गया। ये फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन काम की हैं, ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। तीसरा चीज और क्या किया गया, ध्यान रखना। तीसरा सबसे बड़ा जो परिणाम हुआ था, यहां पर एक चीज समझ लीजिए, सांस्कृतिक संबंध बने थे, सांस्कृतिक संबंध। और सांस्कृतिक संबंध में देखेंगे तो क्या क्या है, समझिए। पहला, सांस्कृतिक संबंध में सोचिएगा कि कई सारे विद्वान यहां से अरब देशों में गए, उन विद्वानों को बुलाया गया, आइए हमारे यहां। कई सारी किताबें मंगाई गई, जिनका वहां पर अनुवाद किया गया। सोचिएगा, सांस्कृतिक संबंध की वजह से अरब देश में एक अनुवाद विभाग बनाया गया, अनुवाद विभाग बनाया गया। और इस विभाग में सोचिए का पंचतंत्र, सूर्य सिद्धांत, ध्यान रखना, पंचतंत्र, सूर्य सिद्धांत जैसी किताबों का अनुवाद हुआ था, ठीक है ना। तीसरा इसी में देखेंगे सांस्कृतिक संबंध में, तो ये गणित और ज्योतिष को ये अपने साथ लेके गए, गणित और ज्योतिष, और इसको उन्होंने सोचिए कहां पहुंचाया, यूरोप में पहुंचा दिया। यानी कि एक तरीके से इसके माध्यम से क्या हुआ, दूसरा, ये एक यूरोप तक भारतीय संस्कृति को पहुंचाया।
यूरोपीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति को यूरोप तक, गणित, ज्योतिष, इन सारी चीजों को सोचिए इंडिया, इंडिया से अरब, अरब से यूरोप पहुंचा दिया। ये एक इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो गया? तीसरा एक और भी चीज देखेंगे इसमें, वो चीज ये हुई कि यहां पर जब सूफी परंपरा शुरू हुई, सूफी मत जब आया, सूफी धर्म की परंपरा शुरू हुई, उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म का प्रभाव, यानी भारतीय जो बौद्ध धर्म है उसने सूफी परंपरा यानी इस्लाम को प्रभावित किया और एक नई सूफी परंपरा का विकास हुआ, उदार इस्लाम की परंपरा। तो बात समझ रहे हैं नहीं? भारत में जजिया, भारत में इस्लाम, भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध, ठीक है ना, और यूरोप के मध्य एक संपर्क सूत्र बना, साथ के साथ जब सूफी परंपरा आई तो बौद्ध धर्म का प्रभाव चला। चौथा एक पॉइंट और समझ लिए, उदार इस्लाम की परंपरा, यह भी इसी की वजह से लागू हुआ। कट्टरपंथी इस्लाम नहीं, भारत में देखिएगा इस क्षेत्र में कंपैरेटिवली अरब देशों के ज्यादा उदार इस्लाम है, ध्यान रखना, ज्यादा उदार इस्लाम है, ठीक है ना। पांचवां देखेंगे तो पांचवां बिंदु क्या है? पांचवां बिंदु है वो है आपका धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना। धर्म और राजनीति का पृथक करना, यह परंपरा है। यानी कि यहां पर इस क्षेत्र में पहली बार धर्म अलग था और राजनीति अलग थी, दोनों को अलग अलग रखा गया, जबकि अरब देशों में ऐसा नहीं है, यहां पर रखा गया। और इसी परंपरा को आगे चलकर महमूद गजनबी ने भी अपनाया, मोहम्मद गौरी ने भी अपनाया, इल्तुतमिश ने भी अपनाया, सभी ने अपनाया। बोले धर्म अलग और राजनीति अलग। यह परंपरा मोहम्मद बिन कासिम ने इस क्षेत्र में शुरू की थी। तलवार के दम पर चाहता तो पूरे क्षेत्र को जीत करके जबरदस्ती इस्लामिक बना देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, समझ लीजिए। जिसकी मर्जी थी उसने अपनाया, जिसकी मर्जी नहीं थी उसने नहीं अपनाया। एक नया मॉडल दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। यहां पर मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं उसकी, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं कि उन्होंने यहां पर क्या किया, जिससे आगे चल करके एक नए प्रकार के इस्लाम, नए प्रकार के इस्लामिक राज्य, एक नए प्रकार के मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। यही वजह है कि कुछ एक दिल्ली सल्तनत या मुगलों के समय में कुछ एक शासकों को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी धर्म और राजनीति को नहीं मिलाया, और जिसने मिलाया अपने मतलब के लिए मिलाया, वास्तविक धार्मिक राज्य नहीं था। समझ में आ गया? तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो उसमें यह पता होना चाहिए कि आखिर इस समय की जो धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है। वो राजनीति के लिए धर्म का उपयोग तो करते हैं, लेकिन धर्म के लिए राजनीति का उपयोग नहीं करते। मैं यहां पर देखिए फैक्चुअल भी पढ़ा रहा हूं जो आपके प्री के एग्जाम क्लियर हो सके, साथ के साथ कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको समझ सकें। देखिए, आप बेसिक फ्री क्लास स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको चल रही हैं, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते उससे पहले मैं एक स्टूडेंट भी था, और आपका समय, ध्यान रखिएगा, आपका समय बहुत कीमती है। पैसा चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय जो चला गया ना वो वापस नहीं आएगा दोस्त, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं आपके समय की कद्र कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ये चाहता हूं कि आपको टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊं, आप पढ़ें, सफल बने। जो सपना आप लेकर के हर दिन सुबह उठते हैं, शाम तक उस पर काम करते हैं, सोचते हैं, अपनी आंखों में सपना देखते हैं, और उस सपने को आपने अपने माँ बाप, अपने कुछ खास लोगों को दिखा दिया है, उनकी उम्मीदों को चमका दिया है कि आप ये कर रहे हैं, तो फिर सोचिए मैं आपके उस सपने को क्यों तोड़ूं। मैं नहीं चाहता कि वो टूटे, मैं चाहता हूं कि वो सपना सच हो। जो सपना आपकी आंख में है, आपके माँ बाप की आंखों में है, बस उस सपने को मैं पूरा करने में एक योगदान देना चाहता हूं, उसको आप करिए। ठीक है, समझ में आ गया?
इसलिए मैं बहुत आराम से, अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पॉइंट जो बता रहा हूं इसी वजह से हैं। तो क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5, एक नई परंपरा, एक नई चीज। ये सारे के सारे प्रभाव थे किसके? अरब आक्रमण के भारत और भारत की परंपरा पर। पूरे विश्व को इसने क्या दिया? साथ के साथ एक चीज और भी दी, और वो था व्यापार को बढ़ावा। भाई नेचुरल सी बात है, अरबी व्यापारी आए तो और जब क्षेत्र बनने लगा तो और तेजी से व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक। सातवां, सिंध के क्षेत्र में शहरीकरण को बढ़ावा। सिंध के क्षेत्र में नए नए नगर बसे, क्योंकि जब मुसलमान आएंगे, मैंने कहा था कि बाहर से जब कोई व्यक्ति आता है तो गांव में नहीं बसता, बल्कि वो एक इकट्ठा रह करके एक जगह पर अपना शहर विकसित करता है, अपने लिए सुविधाएं जुटाता है। तो सिंध के क्षेत्र में लाहौर वाहौर का इस जो पूरा क्षेत्र है ये वाला, तो इसमें उन्होंने, सोचिएगा, नए नए शहरों का विकास किया, शहरीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है। और जब ये हुआ तो इसी की वजह से, ध्यान रखिएगा, आठवां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से भारतीय जो राजपूत राज्य हैं वो मजबूत हुए, वो अंदर से मजबूत हुए। कौन कौन? ध्यान रखना, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, ध्यान रखना, ठीक है ना। और कौन कौन से? चालुक्य, सोलंकी, जो गुजरात के चालुक्य सोलंकी है, ऊपर में प्रतिहार है। और ये सोचिए कि ये मुख्य राज्य थे उस समय। इन्होंने जब देखा कि इन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया है तो अपने आप को मजबूत किया, अपनी ताकत बढ़ाई, जिससे कि इनको रोका जा सके। ये मजबूत हुए, है कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक केंद्रीयकृत शक्तिशाली राज्य भारत में धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुए। ये बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश की गई। इनको रोकने के लिए सोचिए कि हिंदूशाही जो वंश है और अन्य जो क्षेत्र हैं उनको ताकत दी गई। बाद में जाकर के सोचिए इसी क्षेत्र में हिंदूशाही डायनेस्टी बनी, जयपाल, त्रिलोचन पाल, ठीक है, आनंद पाल, इनके। और पीछे से सोचिए कि भारतीय जो राजे रजवाड़े हैं वो उनको समर्थन देते थे कि तुम इन लोगों को बाहर ही रोक के रखना। आपको बता दें, महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था भारत पर, तो पहला जो राज्य पड़ता था उसका नाम क्या था? हिंदूशाही वंश। और उसको सोचिए, भारत के अंदर के जो राज्य थे, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ऐसे सभी राज्य अपनी सहायता देते थे कि तुम इन लोगों को बाहरी के बाहर रोक के रखना, अंदर मत आने देना। तो एक नई परंपरा का विकास हुआ। हालांकि वो सफल हो नहीं पाए, लेकिन कोशिश उन्होंने जरूर की थी। देखिए, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाए, उसको समझ के चलिएगा। एवरीबॉडी, मोहम्मद बिन कासिम और उसके आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन आपने एक चीज सोची है कि आखिर दाहिर हारा क्यों था? क्या कारण था? इनसे क्यों हार गया? एक लाइन में, दो लाइन में बता देता हूं, सुन लीजिए। देखिए, दाहिर के हारने के दो कारण थे। एक, वो कुशल सेनापति नहीं था, ना एक अच्छा प्रशासक था, पहला कारण, दिमाग में सेट करके रख लीजिए। और दूसरा कारण था कि उसे वहां की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। यस, पब्लिक नॉट सपोर्टेड, पब्लिक ने उसे समर्थन नहीं दिया था, पब्लिक पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? उसके पीछे कारण था कि जो दाहिर के जो पिता थे, चच, नाम चच मिलता है, चच जो थे, उन्होंने अपने शासक को हटा करके उस राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो जनता ना चच को पसंद करती थी, ना ही चच के बेटे दाहिर को पसंद करती थी। उनको लगता था कि इन्होंने राजा को मार करके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है, यह वास्तविक शासक नहीं है। और सोचिए, जिस देश की प्रजा, जिस राज्य की प्रजा अपने राजा को पसंद ना करती हो, तो उसके लिए वो जीना मरना पसंद करेगी? कभी नहीं करेगी। यही वजह है कि उसके साथ प्रजा का समर्थन भी नहीं था। ये दो कारण थे जिसकी वजह से वो हारा था। अब कहोगे सर, दाहिर पे ही आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत पर अरब आक्रमण के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। मुख्य परीक्षा में भारत पर अरब आक्रमण ने भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बनेगा। बाकी फैक्चुअल चीजें मैंने सारी दे दी हैं, सारी की सारी फैक्चुअल चीजें हैं आपके सामने, और मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी है आपके सामने। अरब आक्रमण का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए। यह ऑप्शनल का भी विषय हो सकता है और जीएस का भी हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, बताइए। बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं तुर्की आक्रमण में महमूद गजनवी। बहुत नाम सुना है इसका। शकल भी देख लीजिए कैसी है। मैंने कोशिश की है आप लोगों को जितने भी आक्रमणकारी हैं उनकी शकल दिखाने की। कम से कम एक इमेजिन तो करें कि आखिर उसका चेहरा कैसा था। खाली कहानी में देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अच्छा महमूद गजनवी ऐसा था। महमूद गजनवी के बारे में भी वही सेम चीज है कि महमूद गजनवी भारत पर क्यों आया, भारत में क्यों आया। अफगानिस्तान और तुर्क के क्षेत्र से भाग करके ये उसमें क्या अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र का शासक बना। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था, ठीक है ना। इनके पिता कौन थे? सुबुक्तगीन इनके पिता थे, उनका बेटा है महमूद गजनवी। भारत पर आक्रमण करने के मैंने पहले ही बता दिया, दो मुख्य कारण हैं, एक धन को लूटना और दूसरा इस्लाम का प्रसार करना। दो मुख्य कारण मैंने पहले ही कह दिया है, ठीक है ना। अब भारत पर आक्रमण किया तो समझ लीजिए कि भारत पर आक्रमण जब ये आएंगे तो यहां पर कौन है? पहला शासक। ध्यान रखिएगा, पहला शासक जो इसके सामने खड़ा है वो है हिंदू शाही वंश। ये सिंधु नदी है और ये हिंदू शाही वंश है, और उसके साथ में भारत की सीमा शुरू हो जाती है। एक तरीके से भारत की बाउंड्री है ये, ठीक है ना। हिंदू शाही वंश। शासक कौन है? शासक हैं आपके जयपाल और आनंदपाल। जयपाल और आनंदपाल ये मुख्य शासक हैं यहाँ के। इन्होंने इस क्षेत्र पर अपना साम्राज्य चलाया और इनका काम था सुबुक्तगीन, इससे पहले सुबुक्तगीन के पिता अलप्तगीन, उनको रोके रखने का। तो ये लोग रोकते रखते थे, सुबुक्तगीन तक ये आराम से रोके रखे, लेकिन महमूद गजनवी को नहीं रोक पाए, ठीक है ना। ध्यान रखना, महमूद गजनवी को नहीं रोक पाए, हार गए। वो कारण कोई भी हो सकते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि मैं पिछली से पिछली क्लास में ये डिस्कस कर चुका था, कल की क्लास में, कि राजपूत आखिर हारे क्यों थे। वो मैं चर्चा आप लोगों को ऑलरेडी कर चुका हूं, क्यों हारे थे। तो ये आपके सामने मैंने कल डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। महमूद गजनबी ने भारत पर, यह तुर्की वंश का है, तुर्की नस्ल का है। कहा जाता है कि इसने सन 1000 से लेकर के 1027 तक 17 आक्रमण किए थे। कितने? 17 आक्रमण किए थे, ठीक है ना। पहला आक्रमण इसने सन 1000 के आसपास में किया था पेशावर पर, और अंतिम आक्रमण किया था, ध्यान रखना, फर्स्ट पेशावर, पेशावर, और लास्ट जो था वो किस पर था? जाटों के खिलाफ। अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ था 1027 में, ठीक है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आक्रमण है वो है 1025 का गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ, ये हम सब लोग जानते हैं और इतना जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना।
बात आती है इसकी नीतियों को लेकर के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी नीतियों को लेकर के। ठीक है, देखिए इसने, मैंने पहले ही कहा कि लूटने के लिए आया था, और इसने, ध्यान रखना, खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, मान्यता ली थी, खलीफा से खिलत पत्र प्राप्त किया था। वो क्यों लिया था, उसका कारण था, ये एक पहली बार धर्म का उपयोग करना चाहता है राजनीति के लिए, यानी कि धार्मिक रूप से यह कट्टरपंथी लोगों को इकट्ठा करना चाहता था, जिससे खलीफा के समर्थन लेने से वो कट्टरपंथी इसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो यह धर्म का केवल उपयोग करना चाहता था। इसने अपनी सेना में हिंदुओं को भी शामिल किया, भारतीय लोगों को भी शामिल किया। विश्वास करेंगे आप, इसने जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था तो उस समय इसकी सेना का सेनापति का नाम था तिलक। सोचना, इसके सेनापति का नाम क्या था? तिलक नाम था। और इसने अपनी सेना में हिंदू लोगों को भी शामिल किया और उनको लेकर के अपने देश में चला गया। सोचना, गजनी, और गजनी में उन हिंदू लोगों को, उनके हिंदू सैनिकों को कभी भी उसने ये नहीं कहा कि तुम इस्लाम का पालन करोगे। बोले तुमको मूर्ति पूजा करनी है, मूर्ति पूजा करिए। उसने परमिशन दी थी। सोचिएगा। अब कहोगे सर ये तो आप गलत तथ्य पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सोचिए, उसने गजनी में अपने हिंदू सैनिकों के लिए मूर्ति पूजा की अनुमति दे रखी थी। अब मूर्ति पूजा कहां होगी? अपने घर में, या छोटा छोटा कोई ना मंदिर बना करके पूजा करेंगे। तो उसने परमिशन दे रखी थी। सोचिए, उसने कन्वर्ट नहीं किया था, मूर्ति पूजा का अधिकार दिया था। इसका मतलब था कि इस मान्यता से वो केवल मुस्लिम जगत का क्या ले रहा था? समर्थन प्राप्त करना चाहता था। बस इसी समर्थन प्राप्त करने के लिए एक काम तो इसने ये किया था, और दूसरा काम किया था भारत में मंदिर और उनकी मूर्तियों को तोड़ना। इसी वजह से ये क्या कहलाया? इसी वजह से कहलाया दोस्तों, ये बुत सिकन कहलाया। क्या कहते हैं इसको? बुत शिकन कहते हैं। यानी बुत, यानी बुत मतलब होता है मूर्ति, और शिकन मीन्स तोड़ना, यानी कि वो कहलाया मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि इसने मुस्लिम लोगों को, कट्टरपंथी मुसलमानों को अपने समर्थन में लेने के लिए ही ये सब काम किए थे। और इसने भारत पर कैसे कैसे आक्रमण किया था, कैसे कैसे जीता था, किस तरीके से उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, ये मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मोहम्मद गौरी और तैमूर लंग, इन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आज मैं यहीं पर खत्म करूंगा। कल हम बात करेंगे कि महमूद गजनवी ने जब उस सोमनाथ मंदिर को तोड़ा तो उसकी खास बात क्या थी, गुजरात पर, पंजाब पर, अलग अलग क्षेत्रों में आक्रमण क्यों हुए, कैसे हुए, किस तरीके से हुए, उन पर चर्चा करेंगे। हर तरीके से हम छोटी छोटी चीजों की चर्चा करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? आप में से जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, उनके लिए बहुत अल्टीमेट रहेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।